वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग कर रहे थे अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जिसमें हमने आरपीएससी के ज़्यादा पेपर्स किए हैं। उसी में ये हमारा लास्ट पेपर है, 2021 का है। और ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 तारीख को हुआ था अक्टूबर में। तो हमने इसमें 50 क्वेश्चंस करे हैं और ये बहुत ही सिंपल पेपर रहा है। सिंपल कॉन्सेप्चुअल पेपर है, डेफिनेशन है और कुछ इम्पोर्टेंट आपको डेफिनेशन मिलेंगी। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसके क्विकली जो आंसर्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर करिए तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है। आप ये इस चीज़ पे फोकस करिए कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा है, निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने पवित्रता और अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है? तो सभी लोगों को पता है कि ड्यूमो का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है, फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी, ये बुक किसकी है? ये भी बहुत कॉमन बुक है, कई बार आ चुकी है। तो ये वाली बुक है जॉर्ज सिमल की, और ये बुक अभी जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी रिपीट हुई है आरपीएससी के ही पेपर में। और ये बुक काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती रहती है, किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं, सिमिलरली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। डेफिनेशन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और इसमें कह क्या रहा है, समाजशास्त्री जिसने अंतःक्रिया के स्वरूपों, जहाँ पे भी आपको दिख जाए फॉर्म्स और समूहों के आकार के प्रभावों का विश्लेषण किया है, तो वहाँ पे आंसर आपका जो होगा वो होगा सिमल। सिमल आरपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इनको आप ज़रूर कंप्लीटली पढ़ के तभी आरपीएससी का एग्ज़ाम देने जाना, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। द जर्मन आइडियोलॉजी बुक किसकी है? ये भी बहुत सिंपल बुक है, कार्ल मार्क्स की बुक है, सभी लोगों को पता है। उसके बाद हमारा आता है जो टेक्नोनॉमी है, उसका यूज़ सबसे पहले मानवशास्त्रीय साहित्य में किसने यूज़ किया है? तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में सबसे पहले किसने यूज़ किया है? तो टेक्नोनॉमी का जो सबसे पहले यूज़ किया है वो टायलर ने किया। और टायलर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इन्होंने दिए हैं, तो लगभग 10 कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट जो हमारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें मैंने इनके सारे ही कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं, तो आप वहाँ जाके देख लेना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, गलत कथन आपको देखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है उसको पिक करना है। तो देख लेते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है सोशल होता है, बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रेटिफिकेशन इज़ एन एंशियंट सिस्टम, पुराना सिस्टम है, ये भी करेक्ट है। और स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है इनकॉन्सिक्वेंशनल होता है, इनकॉन्सिक्वेंशनल, तो अपरिणामी नहीं होता है, ये परिणामी होता है। तो ऑप्शन जो 3 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और स्त्रीकरण का स्वरूप विविध है, डाइवर्स है, तो वो तो है ही। तो यहाँ पे ये तीनों सही है, लेकिन ये गलत है और रॉन्ग ही आपको पिक करना था। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गौस अंसारी के मुस्लिम जातियों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, अशरफ सम्मिलित है उसमें, और अजलफ सम्मिलित है, और अर्जल सम्मिलित है, लेकिन अजलस जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा नहीं है? तो आंसर आपका सही हो जाएगा अजलस। और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए रहेगा, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें अशरफ की, तो जो अशरफ है वो भी 3 में बटा हुआ है। इसमें क्या है, एक तरफ शेख है और एक तरफ मुग़ल है और सैयद है। उसके बाद अगर हम बात करें अजलफ की, तो ये इसमें जैसे कि ये हो गए, बुनकर हो गए और धोबी हो गए और जुलाहा हो गए, ये है। और इसी तरह अगर हम बात करें अर्जल की, तो इसमें जैसे कि वो लोग आते हैं, निम्न जातियाँ जो हैं वो इसमें आती हैं। तो ये मैंने इसलिए बता दी, मैं भी कहीं पूछ रहे हैं इनके सब टाइप्स। अब इसको याद कैसे करेंगे, मुस्लिम जातियों में अजलस नहीं आता है, कैसे याद करेंगे? तो आ हटा देंगे,
पीछे क्या लिखा हुआ है, जलस। तो आपको किसी से भी क्या नहीं रखना है, जलसी नहीं करनी है, जलना नहीं है, तो जलस नहीं रखना है। तो इसी से आप इसको लर्न कर लेना। मैंने तो ऐसे ही लर्न किया था कि जलस नहीं करना है, जलसी नहीं रखनी है, तो आ जलस जो है वो इसमें नहीं है। और मुझे लगता है अब आपको भी याद हो गया होगा, आप भी मेरी ही ट्रिक फॉलो कर लेंगे। तो इसको ऐसे समझ लेना। 1882 में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किसने नियुक्त किया था? तो 1882 में जो नियुक्त किया था वो थे लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैमेनसेफ्ट और गैसेलसेफ्ट में अंतर किसने किया है? तो सभी को बहुत अच्छे से पता है, टॉनिज ने किया है। मर्टन ने किस को अपनी अनुपस्थिति में गुरु घोषित किया? तो ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि उन्होंने बुक में आपको मिल जाएगा इजीली कि किसको उन्होंने घोषित किया है। तो दुर्खीम को उन्होंने घोषित किया है। पहले इसका आंसर पार्सन्स माना गया था, लेकिन बाद में जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें दुर्खीम ही किया गया था और दुर्खीम को ही उन्होंने अपना गुरु घोषित किया है। तो ऑप्शन 3 है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेरेटो ज्ञानोदय के किस मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे? ज्ञान के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो ये कहा रेमंड अरो ने, कोजर ने, टीबी बॉटोमोर ने या जॉर्ज रीजर ने? तो ये कहा है जॉर्ज रीटिजर ने। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर इसका। और पहले इसका जो आंसर माना गया था वो रेमंड एरा माना गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके जॉर्ज रिटजर कर दिया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। सिसिबिज्म है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ऑफ मैरिड वुमेन। एक विवाहित महिला के विवाहितर संबंध जो होते हैं उसको हम कहते हैं सिसिबिज्म। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने व्यावसायिक मनोविकार की अवधारणा दी? ऑक्यूपेशनल साइकोसिस की अवधारणा जो है वो किसकी है? तो ये जॉन डीवी की अवधारणा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे। ये तो बुक मैंने आपको अपनी इंपॉर्टेंट बुक वाली प्लेलिस्ट में बताई है कि आपको इसको इससे पहचाना है। ऑफ जहाँ लगा होगा वो टुडे वाली बुक किसकी है? तो इस थीम पे बहुत लोगों की बुक्स हैं। तो ये वाली बुक जो है वो है सोरोकिन की। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी डायक्टिक रिलेशनशिप will formed by 7 person in a group। तो यहाँ पे जो युग्मिक संबंध है वो पूछ रहा है कि कितने संबंध होंगे। तो 7 व्यक्तियों के द्वारा जो बने हैं, तो इसमें हो जाएंगे 7, 11, 14, 21। तो इसमें हो जाएंगे 21। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेलिक्वेंट बॉयज़ द कल्चर ऑफ द गैंग। ये बुक किसकी है? तो ये वाली बुक है अल्बर्ट कोहेन की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी पूछी जाती है। टॉयज़ बॉर्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। किसकी है? मॉरिस कास्टन की बुक है। और इसमें इन्होंने भारत के किस राज्य में जाति संबंधों गुणों का चित्रण किया है? तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा राजस्थान। तो टॉयज़ बॉर्न में जो उन्होंने जिन भी लोगों जो भी भारत के वो थे बच्चे या जो जिनकी भी स्टडी करी थी, उन्होंने राजस्थान राज्य में जाति संबंधी गुणों का चित्रण दिखाया था। और किसने? मॉरिस कास्टर ने। और इनकी बुक भी इम्पॉर्टेंट है टॉयज़ बॉर्न। तो दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनोमी शब्द का यूज़ क्या है? द टर्म अनोमी स्टैंड फॉर इनोवेशन, रिचुअलिज्म, नॉर्मलेसनेस या फिर ऑर्डर। तो ये हो जाएगा नॉर्मलेसनेस। जब मानकहीनता होती है तभी वहाँ पे एनोमी होता है। डीसंस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो डीसंस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट दिया है मजूमदार ने। ये खूब पूछा जाता है। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो वेसल वर्किंग का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? तो वो तो उन्हीं का ऑप्शन सॉरी किसका आंसर हो जाएगा? मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमल, क्लिफर्ड शॉ या सुम्पेटर। तो ये हो जाएगा जॉर्ज सिमल। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके
तो इस तरह से आपको खूब सारे कॉन्सेप्ट, बुक और कोटेशन देखने को इस पेपर में मिलेंगे। किसने कहा अपराध एक सामाजिक कार्य है? क्राइम इज़ एन एंटी सोशल एक्ट, ये किसने कहा है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें जो पहले आंसर माना गया था वो तो इनको मार्शल को माना गया था, लेकिन बाद में इसको इन्होंने चेंज कर दिया था और माउरेर कर दिया था। तो माउरेर ने कहा है जो अपराध है वो एक एंटी सोशल एक्ट है। एंटी सोशल एक्ट तो है ही, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। रेडफील्ड द्वारा बताई गई लोक समाज की अवधारणा किसका उदाहरण नहीं है? तो फोक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम्पल कौन सा नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो रिलेटिवली स्मॉल एसोसिएटेड आइसोलेटेड सोसाइटी, तो अपेक्षाकृत छोटा पृथक समाज होता है, ये तो इसकी समाज विशेषता है। नेक्स्ट है इसमें एथनिक सोसाइटी होती है, ये भी विशेषता है। सेकुलर सोसाइटी नहीं होती है, एथनिक सोसाइटी होती है, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये इसका उदाहरण नहीं है। और क्या होता है? समूह एकता के भाव से ओतप्रोत होता है, सोसाइटी फील्ड विद द फीलिंग ऑफ ग्रुप सॉलिडारिटी, तो ये तीनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। क्योंकि लोक समाज की विशेषता तो आप ऐसे भी बता लेंगे कि सेकुलर नहीं होता है। इनमें से स्टेम फैमिली की बात किसने करी है? तो स्टेम फैमिली की बात करते हैं लीपले, तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो इरावती कर्वे ने नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो उन्होंने किया है 4 क्षेत्रों में विभाजित, तो ऑप्शन जो हमारा 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू की गई थी, तो अंत्योदय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1977 को। और किसने शुरू करी थी? जेपी नारायण ने इसको शुरू किया था, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने किसके अनुसार जाति और जनजाति के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है? तो ये मैंने बहुत अच्छे से डेफिनेशन आपको समझाई थी कि जाति और जनजाति के बीच में सीमा रेखा हम नहीं खींच सकते, ये बहुत ही कठिन है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है रीजले ने, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीथम पद का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जीथम जो टर्म है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बॉन्डेड लेबर के लिए किया जाता है, बंधुआ मजदूर के लिए जीथम पद यूज़ होता है, तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। पोलानी के अनुसार जो एक्सचेंज सिस्टम है वो एक्सचेंज सिस्टम विनिमय की जो कुला व्यवस्था है वो किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो कुला सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू पोलानी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो उसमें क्या एक्सचेंज होता है? वो होता है गिफ्ट एक्सचेंज, उपहार विनिमय होता है। जैसे कि आपने ये देखा होगा जो सोलावर और मवाली होता था ना, वो सोलावर और मवाली, तो इसमें क्या होता है? ये लाल शंख का हार होता है और जो सोलावर होता है वो सफ़ेद बाजूबंद होता है, ये भी खूब पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया जो मालिनोव्स्की ने बताया था। तो इस तरह के गिफ्ट एक्सचेंज होते रहते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है जो डिस्ट्रिक्ट जातियों संबंधी विचार किसकी देन है? तो द आइडिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कास्ट हैज़ बीन गिवन बाय होम, तो ये जो आइडिया दिया है वो दिया है दीपांकर गुप्ता ने, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको लर्न करके रखना है। 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 20 पॉइंट जो प्रोग्राम था वो शुरू किया गया था 1975 में, और ये जो है पॉवर्टी से रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाज के अस्तित्व के लिए इतना आवश्यक है कि उसका उल्लंघन गंभीर दंड का कारण बन जाता है? तो ग्रीन ने किसकी बात करी है? ग्रीन ने तो बहुत चीज़ों की बात करी है, लेकिन यहाँ पे गंभीर दंड किस में मिलेगा आपको? मोरेज में मिलेगा, रूढ़ियों में मिलेगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है? ये तो सभी को पता है, दुर्खीम का फेमस कोटेशन है, तो इसको क्या एक्सप्लेन करना। भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में जो मार्क है
वो उसका यूज़ किसने किया है, तो इसका यूज़ किया है मजूमदार ने। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो एम से क्या है मैन, और ए से क्या है, मैन से है आर, सॉरी, ए से है एरिया, और आर से क्या है रिसोर्स, और सी से क्या है कल्चर। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैन, एरिया, रिसोर्स, कल्चर। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये दिया है मजूमदार ने। ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। मैन, एरिया, रिसोर्स, कल्चर को कहते हैं मार्क। नेक्स्ट है ग्राम सर्वदेशीयता की अवधारणा किन दो गांवों की तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो रूरल कॉस्मोपॉलिटन जो है वो किन दो गांवों के अध्ययन पर आधारित है। तो इसमें जो अध्ययन किया गया था वो रानीखेड़ा और टेपोजलान गांव का अध्ययन किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार भारत में कितनी कम्युनिटीज़ हैं। तो आपको कम्युनिटीज़ बतानी है। तो कम्युनिटीज़ हैं 4635, 4635 समुदाय हैं पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु सेड इनकल्चरेशन इज 0 पॉइंट ऑफ। तो ये सह संस्कृतिकरण संस्कृति का शून्य बिंदु है, ये किसने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये कहा है मेलिनोस्की ने। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। एंड कल्चरेशन को 0 पॉइंट ऑफ कल्चर बोला है, संस्कृति का शून्य बिंदु बोला है। तो मेलिनोस्की को आपको याद रखना है शून्य बिंदु से संस्कृत के रूप में। ओके, संस्कृत सार भाग की अवधारणा किसने दी, कल्चरल कोर। ये जितने भी कल्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को मैंने अपनी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया है। वहाँ से आप अगर देखेंगे तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको ना आ रहा हो। बहुत ही रेयर होगा जो नया नहीं पूछा गया होगा, या कहीं अलग से पूछा जाए तो भले ही है, लेकिन मैंने लगभग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सभी लर्न करा दी हैं। तो एक बार आप वो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है वो पेपर होने से पहले ज़रूर सभी को देख लेना। ओके, तो ये वाली है ऑप्शन 1 स्टीवर्ड की कॉन्सेप्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था। तो ये हुआ था 2007 में प्रचलित। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन जो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग था वो बना कब था, अगर ये पूछ ले तो ये बना था 2005 में। और प्रचलित कब हुआ, 2007 में, 2 साल के बाद प्रचलित हुआ। तो ये ऑप्शन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है एकता और फैलाव की अवधारणा किस गांव के अध्ययन से उभरी है। तो ये जो उभरी है एकता और फैलाव की कॉन्सेप्ट वो सेनापुर गांव से उभरी हुई है। और अगर ये पूछा जाए खालापुर गांव की स्टडी किसने करी है, तो ये है हिचकॉफ, उन्होंने करी है। और श्रीपुरम की स्टडी किसने की है, तो बेत्ते ने की है, आपको पता ही है। और सेनापुर की गांव की अध्ययन किसने किया है, तो ये है विलियम रो, उन्होंने किया है इस गांव का अध्ययन। ओके, तो ये भी कभी कभी माइंड में आ जाता है तो देख लेना चाहिए। परिवार प्रत्यय की जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई है, फैमिली। तो जो फैमिली है वो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ग्रीक वर्ड फैमिलिएट, लैटिन वर्ड फैमिलिन, रोमन वर्ड फैमुलस। तो फैमुलस से तो हुई है, और इसका आंसर जो पहले माना गया था ये यही माना गया था, रोमन वर्ड फैमुलस। फैमुलस से तो हुआ है, लेकिन ये जो वर्ड है वो रोमन का नहीं, ये लैटिन का वर्ड है। लैटिन वर्ड फैमुलस से हुई है, और जिसका जो मतलब होता है वो होता है जिसमें माता पिता हों और बच्चे हों और नौकर हों और दास हों, उसको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड फैमुलस से हुआ है, इसीलिए बाद में इसका आंसर माना गया था नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
विलंबित सीधा विनिमय, डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज, ये कॉन्सेप्ट किसका है? तो बहुत अच्छा ये आपको क्वेश्चन मिला है। डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज पूछा जा सकता है, ये लेवी स्ट्रॉस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, मॉरिस हॉपलर ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया है? तो ये बहुत फेमस है, इन्होंने अपाचे जनजाति जो है उसकी संस्कृति का अध्ययन किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो पूछ रहा है, किसने संदर्भ समूह के गतिशीलता के आधार पर जाति गतिशीलता को दर्शाया है? यहाँ से एक ना एक सवाल पूछा ही गया है हर बार, जहाँ तक मुझे याद है, और ये वाई.बी. दामले का ही है। तो वाई.बी. दामले का भी मोबिलिटी से एक क्वेश्चन जो ये है रेफरेंस ग्रुप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये भी आप देख लेना। एक्सोगामी शब्द की रचना किसने करी? तो एक्सोगामी हो या एंडोगामी हो, दोनों की ही जो रचना करते हैं वो है मैक्लेरेन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट रहेगा। सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप निम्न में से क्या है? तो ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल आपको बताना है, तो वो है फैमिली एंड मैरिज। ये है सोशल कंट्रोल, ये करते हैं फैमिली और मैरिज सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, तो ये हो जाएगा। और इसमें पहले जो इसका आंसर माना गया था वो नॉर्म्स को माना गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया था, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल करेंगे वो ये हो जाएंगे मैरिज और फैमिली, क्योंकि उसके अंदर ही नॉर्म्स आते हैं। तो इस आंसर को बाद में फिर चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म, कंटेस्टेंट, रिलीजन, मॉडर्निटी एंड सेकुलराइजेशन, ये बुक किसकी है? तो ये बुक जो है ये है अचिन बनाइक की, और ये बुक नहीं आई है ज़्यादा कहीं, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगी। जाटों के संबंध में किसने यह तर्क दिया कि संस्कृतिकरण के स्थान पर अभिजन अनुकरण, एलीट एमुलेशन अवधारणा ज़्यादा उपयोगी है? तो एलीट एमुलेशन भी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वर्ड, कि ये किसने कहा है? तो ये कहा है O.M. लिंच ने, वो जाटों के संदर्भ में उन्होंने अपना ओपिनियन बताया था, तो ये तो याद ही होगा। इलम इज़ा, तो इलम क्या होता है? एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे पारिवारिक संरचना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 17वीं लोकसभा में स्त्रियों के जो प्रतिनिधित्व का प्रतिशत था वो कितना है? तो इसमें जो पहले आंसर माना गया था वो माना गया था ये 15.2 माना गया था, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि जो वो था 17वीं लोकसभा में जो स्त्रियों का प्रतिनिधित्व था वो केवल 14% था, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, और इसमें कोई भी आंसर नहीं माना गया। पहले ये माना गया था 14.3, सॉरी 4 नहीं, ये माना गया था 14.3 माना गया था, लेकिन ये केवल 14% है, 0.3 नहीं है, तो इस वजह से इसको डिलीट कर दिया गया था, और इसमें कोई भी नंबर नहीं दिया गया था। और 18वीं जो लोकसभा थी उसमें स्त्रियों का जो प्रतिशत था वो 13.62% था। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार B.K. राय बर्मन के मैत्री भाव की अवधारणा में नहीं है? तो यहाँ पे जो B.K. राय बर्मन है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एसोसिएशन का, तो उसमें क्या नहीं आता है वो आपको बताना है। तो इसमें सुपर एसोसिएशन नहीं आता है, बाय एसोसिएशन आता है, ट्रांस एसोसिएशन आता है, न्यू एसोसिएशन आता है, बायो ट्रांस न्यू एसोसिएशन, लेकिन सुपर एसोसिएशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कहीं भी ये रिपीट नहीं हुआ है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है एसोसिएशन जो कॉन्सेप्ट है वो किसका कॉन्सेप्ट है? तो वो है B.K. बर्मन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए हर तरह से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैंने बहुत ही कम टाइम में इस पार्ट के जो 50 क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया है, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सीधे सीधे सवाल थे, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल थे, बुक्स थी, डेफिनेशन थे, कोटेशन थे। तो मैंने पहले ही बताया था कि बहुत कम टाइम लगेगा इसमें, और आपको मॉक टेस्ट की तरह ये पेपर लगेगा। तो ये पेपर अगर आप रोज़ करते हैं कोई ना कोई पेपर, तो एटलीस्ट आप पूरे सिलेबस में ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, क्योंकि इतना आप अगर पढ़ेंगे तो एक दिन में एक ही थिंकर होगा, पर पेपर्स को करने से ये होता है आप चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं। तो आपको इसी तरह अपने माइंड में सारी चीज़ों को रहे, उनकी पिक्चर्स रहे, इस वजह से आप एक ना एक वीडियो तो देख ही लिया करें,
या लगा लिया करें प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी आपको ईजी लगता है प्लेटफॉर्म वो आप अपना सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के जो 50 रह गए हैं उसको करते हुए पूरे 150 क्वेश्चंस के साथ ही ये पेपर जो सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2021 का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।